आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज दिल्ली दौरे पर हैं। कुछ ही देर में सीएम योगी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करेंगे। खबर यह है कि शाम 3:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, कई सीनियर नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक अब सियासी हलचल बढ़ गई है। यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद यूपी कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। सीएम योगी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हो सकती है। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। उनकी मुलाकात नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से होगी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। और यूपी को लेकर क्या चर्चा होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 6 नए मंत्रियों को जगह दी जानी है। ऐसे में उन चेहरों को लेकर क्या बैठक में चर्चा संभव है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? सीएम योगी आज दिल्ली आ रहे हैं, आज किन बातों पर चर्चा संभव है? प्राची, जो सबसे पहले और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है वो 12:30 बजे का समय मिला है प्रधानमंत्री के तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, यानी कि 12:30 बजे 7L कैंप पे योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। और समझा जा सकता है कि जब पीएम मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है, अभी जो SIR अभियान चल रहा है, इन सारी बातों को लेकर बहुत प्रमुखता से चर्चा होगी। साथ ही साथ आगे मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाना है, 14 जनवरी के बाद वो कभी भी हो सकता है, तो उन सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों से मुलाकात होगी। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पे हैं, शाम तक लौट के आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की कोशिश रहेगी कि उनसे भी अगर समय मिल जाए तो उनसे भी वो मुलाकात करें, क्योंकि आमतौर पर योगी आदित्यनाथ ये करते हैं कि जब दिल्ली आते हैं तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन जो हाईलाइट जिसे कहें, SIR को लेकर जो एक कंसर्न योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, उसके बारे में क्या अपडेट है और किस प्रकार से पार्टी को और ज़्यादा सक्रिय करना है वहाँ पे SIR अभियान में जुटने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को जोड़ा जा सके, वो एक कंसर्न उनका ज़रूर रहेगा जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और या पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के साथ जब बातचीत होगी उसमें गवर्नेंस के इशूज़ पर ज़्यादा बातचीत होगी। और क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, तो समझा जा सकता है कि यही वो साल है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वो सब कुछ करना होगा जिससे अगले साल चुनाव में उसे जीत हासिल हो सके। प्राची, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना, कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होना, समझा जा सकता है कि 27 के लिए जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ संभल से क्या 27 का रास्ता निकाला जा रहा है, ये सवाल है, क्योंकि प्रदेश में पुलिस और प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से सुपर एक्टिव नजर आ रहा है। संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे के बाद अब बिजली चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज सुबह उजाला होने के साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। संभल के राय सत्ती इलाके में अवैध बिजली कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। संभल के डीएम और एसपी की अगुवाई में यह मुहिम चल रही है। एक 3 मंजिला मकान में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। साथ ही इस घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। वहां से 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए थे, ताकि अगर रेड हो तो पहले ही खुद को बचाया जा सके। इलाके में बहुत सारे लोगों ने अवैध तरीके से कटिया डालकर बिजली कनेक्शन लिया है। जांच के दौरान एक मस्जिद और डेयरी सहित 40 से 50 घरों में बिजली चोरी हो रही थी, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये खंबा आप देखिए, इस पर कितने सारे मीटर लगे हुए हैं, इस पर कितने सारे तार लगे हुए हैं। इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभल में कितने बड़े लेवल पर बिजली चोरी का काम किया जा रहा था। अब इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाना बड़ा जरूरी है। संभल में किस तरीके से बिजली चोरी की जा रही थी, इसकी इंडिया टीवी के पास एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है जो मैं आपको दिखा रही हूं।
खंबे के बाहर घर के बाहर एक ही खंबे पर 50-60 कटिया लगे थे और यहां से कई घरों को अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। बिजली विभाग ने सुबह होने से पहले ही इन सभी कनेक्शन को काट दिया। अब आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल में जहां बिजली चोरों पर एक्शन हो रहा है, वहां से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाती हूं। यहाँ पर एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने ये घर है और इनका ये कहना है कि इनके जो ऊपर किराए पर रहते थे, इनकी छत खराब हो गई थी, तो इन्होंने यहाँ से एक तार लिया और तार आपका मस्जिद के ऊपर से जा रहा था पूरा। अच्छा, भाई है। तो ये तार मस्जिद के ऊपर से क्यों जा रहा था पीछे? ये रास्ता यही है, पीछे कमरा है। मतलब पूरा मस्जिद क्रॉस करके कितने मीटर तार होगा? 20-25 मीटर होगा। तो ये मतलब अलाउ कर दिया मस्जिद के ऊपर से भेजने के लिए? ये वो जब लगा गए बिजली वाले तो ये तो वो जान सकती है। अच्छा, वही करके गए हैं। तो इसी वजह से अभी अलग अलग इलाकों के अंदर बिजली विभाग के लोग जा रहे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि बिजली विभाग के लोगों ने ही इनको ये सजेस्ट किया था कि वो यहाँ से अपने घर से अपने जो दूसरा मकान है वहां पर वायर दे दें और इस मस्जिद से ऊपर निकलते हुए तकरीबन 20 से 25 मीटर तार से इन्होंने अपने दूसरे घर के अंदर तार दिया हुआ था। लेकिन मकान मालिक का कहना है कि बिजली विभाग की जानकारी में था और अब क्योंकि ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बिजली चोरी ऑपरेशन, तो यहां पर यह कार्रवाई की गई है। एक घर का मसला नहीं है, ये 50-60 घरों में इस वक्त बिजली जा रही थी और इसी पर संभल के डीएम का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 50-60 घरों में अवैध ढंग से बिजली की सप्लाई की जा रही थी और अब इन पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ है। सर, पहले भी मुकदमे हुए, लेकिन अपने घर से 50-60 और घरों को चोरी की बिजली देना, ये कितना बड़ा क्राइम है और इस नेक्सस को किस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं नकेल कसने? इस पे एक तो अर्थदंड लगेगा, दूसरा FIR दर्ज होगी और जो भी और होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुनने में आया था यहाँ पे। तो संभल बीते 1-1.5 साल से यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है। संभल में कभी अवैध मकानों पर, अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलना, कभी दंगा होना, कभी प्रदर्शन होना, वहां के एसपी सांसद का नाम सामने आना और बिजली चोरों पर एक्शन होना, यह आम बात हो गई है। अगस्त 2025 में भी धनारी क्षेत्र के भागनगर गांव में छापेमारी कर 150 घरों में चोरी पकड़ी गई थी। दिसंबर 2024 में भी शाही जामा मस्जिद इलाके और दीपा सराय में छापेमारी के दौरान मस्जिदों और मदरसों समेत लगभग 250 से 300 घरों में अवैध कनेक्शन पाए गए थे, जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर बिजली विभाग ने छापेमारी की थी। जांच में पाया गया था कि उनके घर पर भी 4 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन लोड लगभग 16 किलोवाट चल रहा था। बिजली विभाग ने चोरी के आरोप में उन पर 1.91 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया था और अब एक और नया घर सामने आ गया है, जहां 50-60 कटिया डाली गई है। बाकायदा CCTV लगा दिया गया था ताकि कोई भी चेकिंग के लिए आता है तो उसकी जानकारी पहले ही घर वालों को मिल जाए। अभय पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले ये बताइए, ये घर किसका है? जिस वक्त ये छापेमारी हुई, अंदर कौन कौन मौजूद था और उन लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए प्राची, सबसे पहले मैं अपडेट ये दे दूं, ये दोनों अलग अलग मकान हैं। असल में आज सुबह तकरीबन 5 बजे से संभल के एसपी, यहां के डीएम, बिजली विभाग की टीम के साथ मिलकर संभल के अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर छापेमारी की। जो मस्जिद की रिपोर्ट आपने दिखाई वो एक अलग घर है, उसमें एक मकान मालिक ने अपने एक दूसरे किराए के मकान पर अपने बिजली के मीटर से एक कनेक्शन दिया और उसका तार जा रहा था इस मस्जिद के ऊपर से 20-25 मीटर, उस तार को काटा गया। वो अपनी सफाई मकान मालिक अलग दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। जहां तक आपने 50-60 कनेक्शन की बात की, ये आरिफ घर है। आरिफ घर के अंदर रहता था अपने 6 लड़कों के साथ और उसके लड़के जो हैं डेयरी का काम किया करते थे, दूध की डेयरी का। उन्होंने पहले भी चोरी की, उनका बिजली का मीटर बिजली विभाग उतार कर ले गया। उन पे मुकदमा दर्ज हुआ था आज से तकरीबन 6 महीने पहले, लेकिन अब खुलेआम उन्होंने दोबारा से बिजली के पोल से मोटे मोटे वायर अपने घर के अंदर लिए, घर को एक तरीके से एक सेकंड बिजली का दफ्तर बना दिया और इस मोटे बिजली के तार से अपने तकरीबन 40 से 50 रिश्तेदारों के घरों में चोरी की बिजली ये सप्लाई कर रहे थे। 6 के 6 लड़के फरार हैं,
उनकी तलाश की जा रही है। ये सवाल है, पिता 6 बीमार महीने है। पहले ही बिजली विभाग ने कार्रवाई की, तो इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई कि इन्होंने ना सिर्फ बिजली चोरी की बल्कि अपने इस काम को और बढ़ा दिया, 50-60 घरों में सप्लाई करने लगे। कौन लोग थे जो इनको बैक प्रोवाइड कर रहे थे, कौन लोग थे जिनकी मदद से ये सब कुछ कर रहे थे, इसका पता लगना चाहिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब है तो देखिए, संभल में बिजली चोरों पर शामत आ गई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में गोकशी के खिलाफ एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत में भी हत्या के लिए सुपारी लेने वाले एक शातिर अपराधी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको यह बता देती हूं कि यूपी के सुल्तानपुर में क्या एनकाउंटर हुआ है। यहां एक इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख के इनामी बदमाश आजम खान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस को इसके मूवमेंट की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो आजम खान ढेर हो गया। पुलिस को आजम खान की कई मामले में तलाश थी, अब यही आजम खान ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस इसे पकड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन वो फायरिंग शुरू कर देता है और इस जवाबी फायरिंग में उसको गोली लग जाती है। एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। यहां पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद 4 गौ तस्करों को अरेस्ट किया है। हापुड़ में पुलिस ने गौकशों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई है, इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। तो सुल्तानपुर हो चाहे गढ़मुक्तेश्वर हो, हर जगह अपराधियों के खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई योगी की पुलिस करती है। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो खुद सरेंडर करते हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से भी सामने आई है, जहां गौकशों के खिलाफ हापुड़ की पुलिस लगातार अभियान चला रही थी और जब ऐसे गौ तस्करों से पुलिस का आमना सामना होता है, गौ तस्कर फायरिंग करते हैं, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, पैर में गोली लगती है और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभाली है, तभी से अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा बड़ा जोरों शोरों से यूपी की पुलिस चलाती है। अपराधियों को देखकर उन पर अगर वो फायरिंग करते हैं तो उनका एनकाउंटर पुलिस के साथ होता है और फिर उनकी गिरफ्तारी भी होती है। कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जब इन एनकाउंटर्स के डर से अपराधी खुद सरेंडर करने के लिए पुलिस के सामने आते हैं। सोमनाथ पर आज प्रधानमंत्री ने एक लेख लिखा है। इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह आती है कि इसको आज स्मरण रखने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। लाइक मैनी अदर कॉन्करर्स ही यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द नेम ऑफ रिलीजन फॉर इट्स कॉन्क्वेस्ट। इंडिया वॉज टू हिम जस्ट ए प्लेस फ्रॉम विच ही कुड अर्न द ट्रेजर्स एंड मेटीरियल। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली। All about he wrote that there was 1,000 edifice from which the faith has fallen, nor it's likely the city attained the present
वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और उनके एडवाइजर्स को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है, अगर इतना मिलता है तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। यानी शुद्ध हिंदी में कह देता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। अब बताइए जितने लेफ्टिस्ट और ये सब समझाते हैं, ये सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, ठीक इसी में, इसी किताब में, और ये एन नंबर ऑफ रेफरेंसेस में बहुत लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, भारत का एक और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। वो क्या किया गया? आप सबने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा। एक वो पुरानी फिल्म थी 1991 की शायद, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है तो कहता लो बंदूक मार लो, तो कहता नहीं हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, मगर तब जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, इलाका भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, आप में तो अब किसी को नाम में नहीं पता होगा, उसकी राजधानी काबुल थी, जिसका नरेश धर्मपाल जब ये लूट के गया और धर्मपाल से युद्ध के बाद भी वो गया और आज के जो कजाकिस्तान की तरफ, और उसे पता चला कि तुर्क राजाओं ने महमूद गजनी को घेर लिया है। तो अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है, क्या लिखा? उसने कहा जब घेर लिया है तो वो धर्मपाल उसको कहता है कि मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया था, तो मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हें पराजित करते हुए और तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वो चीज थी जिसने भारत को बचा के रखा, ना कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे कर देने के सिद्धांत ने। इसलिए इसी के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया,
2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। अब आप कहेंगे साहब बहुत इतिहास की बात हो गई, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यह भी मैं बताना चाहता हूं। आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि यह अमृतकाल है 22 वर्ष का, और 22 वर्ष बचे हैं उसमें, 25 वर्ष का, और यह वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मगर उसके साथ साथ उन षड्यंत्रों, धूर्तताओं और कष्टों को भी याद रखने की जरूरत है जो हजारों साल से भारत पे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों के दौर में भारत में क्या क्या हुआ, तो उनके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एंगस, जो प्रोफेसर आरजी रमल ने डिवोसाइट बनाई है, जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। विल डूरांड ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है, द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, ही सेड वॉज द डेडलीएस्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पाकिस्तान ऑफ राजस्थान में कि जब अकबर ने कैप्चर किया तो उसने 2980 किलोज के जनेऊ तोले, 2980 किलोज। आप सोच सकते हैं कि कितना था। ये किसने लिखा? फॉरेनर्स ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए। यह देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और उसका मूल आधार वह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है, जिसे कलंकित करने का प्रयास और उसके ऊपर हुए इतिहास के सबसे घनघोर नरसंहार, विल डूरांड ने जो कहा है, उसको छुपाने ही नहीं, नरसंहार करने वालों को महिमा मंडित करने के इस दुष्चक्र और षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और भारत क्या सोचेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1000 साल तक, तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। और अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथी श्री शहजाद पूनावाला जी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। जय सोमनाथ से तो हमने शुरू किया था।
तो सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हमला हुआ, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सामने आई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उस वक्त को याद किया और बताया कि कैसे सरदार पटेल की बड़ी भूमिका इस मंदिर के निर्माण में रही।